हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान के रिमूवल के हवाले से कुछ शॉकिंग एनालिसिस। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, रशिया यूक्रेन की जंग भी इसमें शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स का पॉसिबल रोल और एशिया में क्यों खतरे की घंटियां बज रही हैं इस वक्त। तो MK भद्रा कुमार ने ये एनालिसिस दिया। आप सबको पता है कि वो मेरे फेवरेट एनालिस्ट हैं इस पूरे रीजन में, बरसगीर पाक व हिंद में। मैं सबसे ज़्यादा इनको क्रेडिबल एक आवाज़ समझता हूँ क्योंकि इनके बहुत से तज्ज़िये दुरुस्त साबित हुए हैं। इन्होंने एक एनालिसिस दिया था कि रशिया यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा और वो वाकई हुआ, और उन्होंने उसकी सारी रीज़न बताई थी, उसकी लॉजिक बताई थी कि पुतिन के जहन में क्या था। तो वो बड़े एक इस तरह के हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, फॉर्मर डिप्लोमेट है इंडिया के। तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई बात नहीं लिखते, वो बड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, इसलिए उनके तज्ज़िये मुझे पसंद हैं। वो कॉम्प्रोमाइज्ड जर्नलिस्ट या कॉम्प्रोमाइज्ड एनालिस्ट नहीं है। वो बड़ी गहरी नज़र है दुनिया के डिफरेंट मामलात पर। उनकी इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक हर चीज़ पर बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस होता है उनका। तो उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा है और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस उसमें दिया है। और उन्होंने अपने इस आर्टिकल में उन रीजन्स और उन ममालिक का जिक्र किया जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद। उनके मुताबिक एशिया के एनालिस्ट को दूर बैठे ये लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो सारा मलबा है वो यूरोप में गिरा है। मतलब उसकी सारी सख्तियां, जो सारे चैलेंजेस हैं वो यूरोप को फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक और रीजन है जहां पर तहलका मचा हुआ है इस जंग की वजह से, और वो रीजन है हमारा अपना रीजन, एशिया का रीजन। पूरा एशिया, इंडो पैसिफिक से लेकर ये मिडिल ईस्ट तक, यहाँ पर हर जगह पर इसके जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। अब हम बारी बारी उन इलाकों को डिस्कस करते जाएंगे जो MK भद्रा कुमार ने अपने इस आर्टिकल में मेंशन किए हैं। सबसे पहले उन्होंने काज़ाकिस्तान का जिक्र किया है कि इस पूरी जंग से पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा रशिया और अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई कि एक दूसरे को डिस्टर्ब किया जाए, और इन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश थी काज़ाकिस्तान में रिजीम चेंज की कोशिश। और ये लिखते हैं कि चाइना और रशिया की बरवक्त इंटरवेंशन ने जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी काज़ाकिस्तान में वो फेल बना दी रिजीम चेंज की। और वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या अवामिल थे उस जंग के, किस तरह रशियन ट्रूप्स फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गए और क्यों इतना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस थी काज़ाकिस्तान की। बिल्कुल ये इसके साउथ में है रशिया इन ममालिक को अपना बैकयार्ड समझता है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल होती है। तो रशिया ने फ़ौरन मूव इन किया और जो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी थी उसको फेल बनाया। उसके बाद वो लिखते हैं कि काज़ाकिस्तान से लेकर म्यांमार से लेकर सोलोमन आइलैंड्स, नॉर्थ कोरिया से लेकर कंबोडिया, चाइना से लेकर इंडिया, पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान, इन सब ममालिक की किसी न किसी हद तक कमज़ोरियाँ वाज़ेह हुई हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। और इन ममालिक में भी झटके महसूस किए जा रहे हैं जैसे झटके यूरोप में लग रहे हैं। उसके बाद वो आते हैं नॉर्थ कोरिया में। वो कहते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पेश नज़र नॉर्थ कोरिया ने जो अपने मनूवर्स हैं वो बहुत एग्रेसिव कर दिए हैं, और उन्होंने अपना मिसाइल प्रोग्राम उसको भी बहुत तेज़ कर दिया है। उनकी जो रशिया के साथ पार्टनरशिप है वो ओपन है, और इस हवाले से वो अमेरिका की कोई बात मानने को तैयार नहीं है नॉर्थ कोरियंस। यहाँ पर MK भद्रा कुमार लिखते हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क तो चलो हाथ नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ जहाँ पर अमेरिका का जोर चल रहा है, मतलब जो छोटे ममालिक हैं जो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, उन पर सख्त दबाव डाला जा रहा है। जापान की उन्होंने बात की। अब जापान हम सबको पता है एक बहुत ज़बरदस्त एक इकनॉमिक पावर तो है, लेकिन उनकी कोई मिलिट्री पावर नहीं है जापान की। वो ज़्यादातर उनके जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं वो मगरबी कुव्वतों के साथ ही हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जापान ने बिल्कुल ही अमेरिका की बिल्कुल बात मनोअन तस्लीम किया है, और जितनी भी सैंक्शंस थी उनको कॉपी पेस्ट किया गया है जो सैंक्शंस ये मगरबी कुव्वतों ने लगाई थी रूस के ख़िलाफ़। तो जापान ने अपने बहुत से ताल्लुकात ख़राब किए यहाँ पर रशिया से, इनके कहने पर। मतलब जापान भी उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सका। जापान का एक तनाज़ा चल रहा था रशिया के साथ क्यूरिल आइलैंड्स में। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जापान अब इस तरह की टोन अपना रहा है कि इन आइलैंड्स पर रशिया का जो कब्ज़ा है वो इलीगल है। मतलब पहले इससे पहले जापान ने ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की थी रूस के ख़िलाफ़। अब आते हैं भारत की तरफ। MK भद्रा कुमार कहते हैं कि भारत पर भी बड़ा दबाव है अमेरिका की तरफ से कि वो अपने ताल्लुकात रशिया के साथ मिनिमाइज़ करे इस जंग के बाद। हमने देखा है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भारत को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है
लेकिन भारत अमेरिका के इस प्रेशर में नहीं आया और हमने देखा कि भारत ने ना सिर्फ उनसे तेल खरीदा बल्कि अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड की बात की रशिया से, और वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले रशिया के। अमेरिका बादर की ख्वाहिशात के बरक्स ना सिर्फ उन्होंने रशिया को कंडेम नहीं किया बल्कि उनसे जो अपनी ट्रेड थी उसको भी जारी रखा। और डेफिनेटली एम.के. भद्रा कुमार के मुताबिक इसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ अमेरिका की, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है थोड़ी सी, उसको वो दाव पर इस वक्त लगी हुई है। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनके जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन, वो भारत के जो ह्यूमन राइट्स हैं उस हवाले से भारत पर अब दबाव डालना उन्होंने शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान कह रहा था तब नहीं किया, लेकिन अब उनको अपनी ज़रूरत फील हुई है कि भारत को ज़रा अपनी लाइन के मुताबिक चलाया जाए, तो इसलिए अब उनको भारत की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. उनके मुताबिक अमेरिका के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि इंडिया और चाइना इस वक्त एक ही डगर पर चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रशिया, कि रशिया से किस तरह डील किया जाए। वो दोनों लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। इससे वो क्या कहते हैं कि जी जो छोटे कंट्रीज़ है ना, उनको एक ऑप्शन नज़र आएगी कि यार यस, रशिया से ट्रेड करने का ये भी तरीका है जो कि अमेरिका के लिए अनएक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि डॉलर की इनके पास जो ताकत है ना अमेरिका की, जिसको इन्होंने एक टूल बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसकी वजह से ये छोटे ममालिक पर दबाव डालते हैं और उनको अपनी लाइन लेने पर मजबूर करते हैं और उनको फिर थ्रेटन किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने हमारी ना बात मानी तो आपको इकोनॉमिकली हिट किया जाएगा। और अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। नेपाल की यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि नेपाल केव्ड इन टू रेटिफाई द मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉलोइंग थ्रेट बाय अ मिडिल रैंकिंग US ऑफिशियल। नेपाल को भी एक मिडिल रैंकिंग US ऑफिशियल ने थ्रेटन किया और उन्होंने उस प्रेशर में आ गए। और नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों हमने मुजाहरे देखे थे इसी वजह से। अब यहाँ पर वो बात करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। M.के. भद्रा कुमार लिखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो इनकी प्रेजेंस कम हुई है, जो इनके ट्रूप्स का टोटल विड्रॉल हुआ है पिछले साल अगस्त में, उसकी वजह से पाकिस्तान में रिजीम चेंज का ऑपरेशन उसके उस तनाजुर में उसको देखा जा सकता है। अब वो कैसे? उन्होंने कहा कि इस रिजीम चेंज का ताल्लुक डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से है, लेकिन वो लिखते हैं कि ये एफ़र्ट अभी कितनी कामयाब होगी, उनके मुताबिक ये एफ़र्ट कितनी कामयाब होगी ये वक्त ही बताएगा। और US की इस एफ़र्ट के दो मकासद हैं कि एक तो पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट की तरफ धकेला जाए और दूसरा ये कि पाकिस्तान को इस तरह, मतलब पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी का एक सेटअप हो जो अफ़गानिस्तान के हवाले से US की ख्वाहिशात को पूरा करे। ये एक भारतीय एनालिस्ट कह रहा है, ये रिजीम चेंज को टोटली एक्नॉलेज कर रहा है भारतीय फॉर्मर डिप्लोमेट। उन्होंने कहा ये इसलिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है US के लिए क्योंकि रशिया और चाइना ने मल्टीपल इंगेजमेंट्स के थ्रू ये मेक श्योर किया है कि अब फ्यूचर में NATO और US का जो रास्ता है बंद किया जाए इस रीजन में, स्पेशली अफ़गानिस्तान में। इसलिए ये टास्क इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जैसे हमने पहले कई वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये जो रीजनल ममालिक थे ये मिलकर चले थे, ये जब सारा ये इनका विड्रॉल हुआ था और इनके साथ जो इंगेजमेंट्स हुई थी तालिबान के साथ, जिसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रशिया शामिल थे, ये मिलकर चल रहे थे। एक अलायंस हमें नज़र आ रहा था, एक सोच थी कि रीजन के फैसले रीजन में ही किए जाएंगे, और उस अलायंस को तोड़ा गया है पाकिस्तान को निकाल के। पूरा तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उन्होंने निकाला है ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए। उस अलायंस में एक दरार डालने की कोशिश की गई है। और पाकिस्तान चूँकि सबसे अहम मुल्क है, अफ़गानिस्तान से सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के थ्रू कंट्रोल किया जाए और वो वहाँ पर ऐसे लोग लाए जाएं जो सारी बातें हमारी माने अफ़गानिस्तान के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों
ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इमरान खान की जो एक नैरेटिव था वो हमेशा से अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी थी उसके ख़िलाफ़ रहे हैं। ना सिर्फ ख़िलाफ़ रहे हैं बल्कि उन्होंने मगरबी मीडिया पर बैठकर उसको एक्सपोज किया है खुले अल्फाज में, और ये चीज़ अमेरिका के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। एक तो यूएस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होना, उनका इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में उनका साथ ना देना, और दूसरा ये कि उसको फिर ओपनली बयान भी करना मीडिया पर। और जिस तरह वो रीजनल ममालिक को साथ लेकर चल रहा था अफ़गान पॉलिसी के हवाले से कि किसी फॉरेन इंटरवेंशन का अब रास्ता रोका जाएगा, उस हर्डल को रिमूव किया गया है। यानी इस रीजन में जो एक नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक तश्कील दे रहा है, उसको ख़त्म कर दिया गया फ़िलहाल। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें अब ये देखना है कि ये चीज़ कितना अरसा चलती है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने भी यही कहा था कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है, वही कि रीजनल ममालिक को साथ लेकर चलना और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि अमेरिका बादर एक डिक्लाइनिंग पावर है और उसके प्रेशर में हम अब नहीं आएंगे। और ये तो बहुत से रीजनल ममालिक अब समझ चुके हैं कि यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है। जब परवेज़ मुशर्रफ को प्रेशर दिया गया था तो अमेरिका इस रीजन में आ रहा था। 2022 का वो टाइम था जब अमेरिका इस रीजन से जा चुका था, तब भी हम उसके प्रेशर में आए, और अफसोस के साथ हमारा जो पूरा सिस्टम है अमेरिका का, ये जो प्रेशर था उसको सस्टेन नहीं कर सका, और इनका जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। एम.के. भद्रा कुमार लिखते हैं कि विदाउट अ डाउट द रिजीम चेंज इन पाकिस्तान इज पार्टली एट लीस्ट रिलेटेड टू अफगानिस्तान। वो कहते हैं कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैज डिस्क्लोज्ड सर्टेन डिटेल्स ऑफ द यूएस इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान्स इंटरनल अफेयर्स एंड इट्स प्रेशर ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. But time will show how realistic are Washington's expectations of inducting Pakistan into the US orbit and making it a surrogate to leverage the Taliban regime in Afghanistan. यानी उन्होंने कहा कि ये वक्त ही बताएगा कि यूएस की पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में धकेलने की कोशिशें और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से यूज़ करने की कोशिश, ये काविश कितनी हद तक कामयाब होगी। एम.के. भद्रा कुमार ने एशिया के हवाले से एक उम्मीद की किरण दिखाई है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर ये एशियन पावर्स ने मिलकर साबित किया है कि अगर ये मिल जाएं तो फॉरेन इंटरवेंशन या जो फॉरेन प्रेशर है उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया ने जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट्स की तालिबान के साथ, और अमेरिका के इस रोल को इन्होंने काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया इस रीजन में। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि एक और भी पैटर्न नज़र आ रहा है कि हमारा ये जो सारा रीजन है, मतलब एशिया का, ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एरा के एक नए दौर की बुनियाद रख रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में पिछले 1-2 माह में डिस्कस किया था कि आप रशिया को देख लें, रशिया ने इनको मतलब नेटो को इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है, चाइना अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहा है, भारत अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर फैसले कर रहा है, ईरान बिल्कुल अपनी डगर पर चल रहा है, यूएई, सऊदी अरेबिया और ये बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये भी कोई इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं आ रहे, और इनसे इनको खुद जाके मिलना पड़ रहा है। अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स को इनको खुद कॉल्स करनी पड़ रही हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान भी अपने इन रीजनल ममालिक के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा था कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमें नज़र आ रही थी, जो बदकिस्मती से उसमें अभी एक बहुत बड़ी रुकावट डाली गई है, और वही देखना है कि वो कब तक डाली जाए, वो कब तक कामयाब रहती है। एंड पे वो लिखते हैं कि अमेरिका बज़िद है कि अपना रूल बेस्ड ऑर्डर दुनिया पर थोपे और नेटो को ही एक वाहिद सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करे कि आपके मसले का हल सिर्फ हमारे पास है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारा डॉलर, हमारा IMF, हमारा नेटो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और क्लियरली पाकिस्तान भी इसी दबाव के ज़ेरे असर आया है। हमारे इस सिस्टम में, पाकिस्तान के सिस्टम में इतनी सख्त नहीं थी कि वो इस दबाव को हैंडल कर सकता। अमेरिका इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और वो ये चाह रहा है कि वापस यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाया जाए, मतलब जिसमें ताकत का सरचश्मा अमेरिका बहादुर हो। वो नहीं चाहता कि चाइना और रशिया राइज करें। ये जो जंग इस वक्त हो रही है रशिया की, ये बड़ा आइडियल अपॉर्चुनिटी है अमेरिका की कि रशिया को मैक्सिमम वीक किया जाए, सैंक्शंस लगा के या मिलिटरीली यूक्रेन को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाए कि रशिया को नुकसान पहुंचाया जाए, और डेफिनेटली रशिया को नुकसान हो रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो दो इसके सामने अब जायंट खड़े हो रहे थे, चाइना और रशिया, इसके लिए पहला हदफ इनका ये है कि रशिया को वीक किया जाए। जब रशिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो चाइना को काउंटर करना भी इनके लिए आसान होगा।
तो बाकी ये जो छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, ये तो जो कोलेटरल डैमेज है उसमें कुचले जाते हैं। और डेफिनेटली इमरान खान भी उसी बड़ी जो एक गेम थी पूरी दुनिया की, जो एक ग्लोबल हेजिमनी की जंग थी, उसका शिकार हुए हैं। ये कोई लोकल पॉलिटिक्स की गेम नहीं है, ये डेफिनेटली इसमें बाहर से पैसा चला है। MK भद्रा कुमार का आर्टिकल इसमें क्लियरली आपको बता रहा है कि ये कितने बड़े लेवल की गेम थी। रिजीम चेंज ऑपरेशन, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे। बेसिकली उनके मुताबिक अमेरिका अपनी ओल्ड फॉर्म को रिवाइव करना चाहता है। ये बाइडन के अंडर, बाइडन वो समझते हैं बड़ा एक सुलझा हुआ सियासतदान है, मतलब जो अमेरिका के उन एम्बिशंस को पूरा कर सकता है, बाबा है उनकी सियासत का। तो बाबे ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई। अब देखते हैं कि बाबा कितनी हद तक कामयाब होता है। मैं दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर कब तक वापस आएगा? और डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है कि पहले रीजन को प्रेफर करना और उसके बाद इस तरह के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाना या उनके दबाव में आना, जो इस वक्त हम क्लियरली आए हुए हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।